हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमने प्रिज्म से संबंधित दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है और न्यूनतम विचलन कोण के रूप में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक से संबंधित फार्मूले का हमने डेरिवेशन किया था। उसी प्रिज्म से संबंधित आज एक और टॉपिक हमारे सामने है, जो है सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन एवं वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसमें हम पहले देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की क्या विशेषता है, जिसे कि सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन या अपवर्तन को हमको देखना पड़ रहा। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। ये प्रत्येक लेटर एक एक रंग को इंडिकेट करते हैं। जैसे ये हमारा होता है बैगनी, वायलेट। आई हमारा होता है इंडिगो, ब्लू, बी ब्लू नीले को व्यक्त करता है, जी हरे को, ग्रीन को, वाई पीले रंग को, ओ नारंगी रंग को और आर लाल। ये जो सूर्य का प्रकाश है इन 7 रंगों का मिक्सचर होता है, जिसको 60 रूप में, छोटे रूप में विबग्योर के नाम से जानते हैं। ये 7 रंग बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कलर से बना हुआ ये सूर्य का प्रकाश होता है। तो जब ये सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों का मिक्सचर होता है, जिसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, इस प्रिज्म पर पड़ता है तो अलग अलग रंग का वेग किसी माध्यम में अलग अलग होता है। हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़े थे, तो अपवर्तन के नियम में पढ़े थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा कहते हैं, ये बदल जाता है, परिवर्तनशील होता है या बदलता है। तरंग दैर्ध्य बदलता है और हम तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और प्रकाश के वेग में एक फार्मूला जानते हैं, V = n। तो आप बताइए, यदि रंग के हिसाब से या कह लें यदि तरंग दैर्ध्य के हिसाब से वेग बदलता है और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, जो ये हम विबग्योर लिखते हैं, इसमें बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और अलग अलग रंगों का तरंग दैर्ध्य ये बढ़ते हुए क्रम में होता है। यानी बैगनी रंग का सबसे कम, इंडिगो का उससे ज्यादा, ब्लू का उससे ज्यादा, ग्रीन का उससे ज्यादा, इस तरह से लाल का सबसे ज्यादा होता है। तो जब तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश में उपस्थित अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, तो ऐसी स्थिति में V का मान भी अलग अलग होगा। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका वेग सबसे कम होगा। तो ऐसे में क्या हो गया, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, सबसे कम। तो इसका वेग क्या होगा, इसका वेग भी सबसे कम होगा। इसका वेग भी सबसे कम होगा। इसके विपरीत लाल रंग
का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अतः इसका वेग सबसे अधिक होता है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए कि श्वेत प्रकाश में जो सातों रंग है उसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण वेग जो होगा सबसे कम होगा और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका वेग सबसे अधिक होगा। इतना हो गया। अब हम पढ़े हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये माध्यम में बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण वेग सबसे कम है, यानी माध्यम में बैगनी रंग का वेग अगर सबसे कम है तो n अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा होगा। तो क्या यहां से निकल के आया? यहां से निकल के आता है कि बैगनी रंग का माध्यम में वेग सबसे कम होने के कारण अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा। तो अब यहां से ये समझ में आ गया कि इस माध्यम का अपवर्तनांक या किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा, बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा। इसके विपरीत लाल रंग का वेग सबसे अधिक है, तो यहां से सबसे अधिक का भाग देंगे। तो जब लाल रंग का वेग सबसे अधिक है तो ऐसी स्थिति में n अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होगा। तो अब ये श्वेत प्रकाश निर्वात से इस प्रिज्म के माध्यम में चल रही है। तो अब हम जान गए हैं कि बैगनी रंग के लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो इसका आशय यह है कि ये प्रिज्म बैगनी रंग को सबसे ज्यादा विचलित करेगा या बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा, और लाल रंग के लिए प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो ऐसी स्थिति में लाल रंग को सबसे कम विचलित करेगा या लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होगा। तो ये चित्र में अगर हम देखें तो इस प्रकाश में सातों रंग सम्मिलित है। जब यह प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में चलता है तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होगी, यानी बैगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ेगी, और लाल रंग सबसे कम अपवर्तित होगी या लाल रंग सबसे कम मुड़ेगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये लाल रंग ऊपर है क्योंकि ये सबसे कम मुड़ रहा है, सबसे कम अपवर्तित हो रहा है, और बैगनी रंग सबसे नीचे है क्योंकि बैगनी रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित हो रहा है, सबसे ज्यादा मुड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? बैगनी रंग सबसे नीचे हो गया, लाल रंग सबसे ऊपर हो गया, और बीच के सारे रंग इनके बीच में हो गए। जैसे बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा मुड़ा, इंडिगो का उससे कम है तो वो कम मुड़ा, ब्लू का उससे भी कम है तो वो भी कम मुड़ा, ग्रीन का उससे कम है तो वो भी कम मुड़ा। तो क्रमशः जो है कम मुड़ते जा रहे हैं। बैगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ा, लाल रंग सबसे कम मुड़ा, और बीच के रंग इन दोनों के बीच में मुड़ रहे हैं, यानी सारे रंग अलग अलग एंगल पर अपवर्तित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये श्वेत प्रकाश के सातों रंग जब प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो ये 7 रंग में बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। आपतित प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है? चूंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अलग अलग रंगों के लिए हमने देखा कि तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, तरंगदैर्घ्य अलग होने के कारण उसका वेग अलग अलग होता है, वेग अलग अलग होने के कारण उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। यानी इस श्वेत प्रकाश में सम्मिलित सभी रंगों के लिए
प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसमें हमने देखा कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा। इसलिए बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होती है और लाल रंग सबसे कम विचलित होती है, और बीच के रंग इन दोनों के बीच में पड़े रहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सातों रंगों के अलग अलग विचरण के कारण 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाता है। इसी सातों रंगों के अलग अलग अलगाव को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण की छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो श्वेत प्रकाश में सम्मिलित समस्त रंग अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। रंगों का अलग अलग विभाजित होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये हमारा हो गया वर्ण विक्षेपण। अब आगे एक टॉपिक बनता है, तो वर्ण विक्षेपण हो गया। कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित समस्त रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण प्रकाश में उपस्थित घटक रंग अलग अलग हो जाते हैं। इन रंगों का अलग अलग होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब क्या हो गया, विक्षेपण कोण। आगे क्या होगा, विक्षेपण कोण या परिक्षेपण कोण। विक्षेपण परिक्षेपण एक ही है, तो विक्षेपण कोण। अब विक्षेपण कोण की बात करते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि श्वेत प्रकाश में जो सातों रंग उपस्थित होते हैं उसमें बैगनी रंग में विचरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग में विचरण सबसे कम होता है। बैगनी और लाल रंग के विचरण में जो अंतर होता है उसी को हम परिक्षेपण कोण कहते हैं। जैसे यहां से हम देख रहे हैं कि ये श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी रंग इस दिशा में चलता है और लाल रंग इस दिशा में चलता है। तो दोनों रंगों के बीच, बैगनी और लाल रंगों के बीच प्रिज्म से निकलने के बाद जो कोण बनता है उसी को हम कहते हैं परिक्षेपण कोण। तो ये बैगनी रंग की दिशा है, ये लाल रंग की दिशा है, दोनों के बीच जो कोण बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, थीटा या परिक्षेपण कोण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म से निर्गत घटक रंगों में बैगनी रंग तथा लाल रंग के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं, परिक्षेपण कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया परिक्षेपण कोण। तो परिक्षेपण कोण क्या कहते हैं कि श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश के निर्गत प्रकाश के विचलन कोण के अंतर को परिक्षेपण कोण कहते हैं, विक्षेपण कोण कहते हैं। अब हम ये बैगनी रंग की दिशा है, ये लाल रंग की दिशा है, इन दोनों की दिशा के बीच या ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस एंगल पर झुकी हुई होती है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण कोण कहते हैं। या अगर हम विचलन कोण को निकालें तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही थी और ये एंगल हो गया बैगनी रंग के लिए विचलन कोण का, और ये एंगल जो होगा वो लाल रंग के लिए विचलन कोण का होगा। तो देख रहे हैं आप, बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक है और लाल रंग का विचलन कोण कम है। तो इन दोनों रंगों के विचलन कोण का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण कोण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। तो इस थीटा का मान निकालने के लिए पहले हम बैगनी रंग के विचलन कोण को निकालेंगे, फिर लाल रंग के विचलन कोण को निकालेंगे और दोनों विचलन कोण का अंतर निकालेंगे। वही किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम अपवर्तनांक का फार्मूला निकालते हैं। अपवर्तनांक का फार्मूला n इक्वल टू होता है साइन
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये हमारा होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। अब यदि हम मान लेते हैं कि प्रिज्म कोण अत्यंत छोटा हो या कह लें प्रिज्म अत्यंत पतला, क्या हो जाता है? पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए ए का मान ए अत्यंत छोटा होगा और डेल्टा एम भी छोटा होगा। यानी डेल्टा एम यहां पर न्यूनतम विचलन कोण है। यदि ए का मान अत्यंत छोटा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको आपतन कोण कहते हैं वो ऐसा हो कि विचलन कोण न्यूनतम हो, यानी न्यूनतम विचलन कोण, तो ऐसी स्थिति में यह फॉर्मूला हमको मिलेगा। और यदि प्रिज्म की मोटाई अत्यंत कम हो या प्रिज्म अत्यंत पतला हो तो ए का मान अत्यंत छोटा होगा और इस अत्यंत छोटे ए के लिए डेल्टा एम भी अत्यंत छोटा होगा। तो ऐसी स्थिति में साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू को हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और साइन ए बाई टू को हम लिख सकते हैं केवल ए बाई टू। और जब ये लिख सकते हैं तो n का मान क्या हो जाएगा? यहां से n बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई ए बाई टू। अब यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? n इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई ए, या यहां से हो जाता है एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। यहां से हो जाता है डेल्टा एम बराबर ए कॉमन एन माइनस वन। और ये डेल्टा एम जो है ये एक तरह से विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है। तो न्यूनतम विचलन कोण का अंतर निकालें या विचलन कोण का अंतर निकालें, बैगनी और लाल रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण का अंतर निकाल लेते हैं, वही अंतर क्या हो जाता है? परिक्षेपण कोण हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? अतः यहां से अतः परिक्षेपण कोण थीटा बराबर डेल्टा भी बैगनी रंग के लिए विचलन कोण माइनस डेल्टा आर। यहां पर डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है। अगर हम बैगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण निकाल रहे हैं तो केवल डेल्टा भी लिख देंगे और लाल रंग के लिए विचलन कोण निकाल रहे हैं तो डेल्टा आर लिख देंगे। तो ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? डेल्टा भी की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटू एन भी माइनस वन। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग के लिए एन का मान अलग है और लाल रंग के लिए एन का मान अलग है। तो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण निकाल रहे हैं तो ए इंटू एन भी माइनस वन करेंगे और माइनस ए इंटू एन आर माइनस वन। और यहां से हम थीटा करके ए कॉमन ले लेते हैं तो ये बचता है एन भी माइनस एन आर। ये हमारा हो जाता है परिक्षेपण कोण। तो यहां से परिक्षेपण कोण का मान निकल के आया। आगे हमारा बन के आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण परिक्षेपण क्षमता। विक्षेपण और परिक्षेपण एक ही है, तो हम वर्ण परिक्षेपण क्षमता को देखते हैं वो क्या होता है। तो हमारे पास परिक्षेपण कोण बन के आया थीटा इक्वल टू ए एन भी माइनस एन आर, ये बन गया। अब हमको देखना है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण परिक्षेपण क्षमता क्या होता है। वर्ण परिक्षेपण क्षमता, तो वर्ण परिक्षेपण क्षमता जो होता है वो बैगनी एवं लाल रंग के बीच के विक्षेपण कोण या परिक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या लिखेंगे?
कि बैगनी एवं लाल रंग के बीच परिक्षेपण कोण, उसका मान क्या है, थीटा इक्वल टू ए एन भी माइनस एन आर, तथा मध्यवर्ती रंग, और मध्यवर्ती रंग जो होता है, यहां पर पीले रंग को मध्यवर्ती रंग माना जाता है। वस्तुतः बैगनी, इंडिगो और ब्लू को एक रंग मान लिया जाता है, क्योंकि इन रंगों के तरंगदैर्घ्य में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये एक रंग होता है, तो एक रंग ये हो गया ग्रीन, एक रंग हो गया, दो रंग, और ऊपर दो रंग हो गए, और बीच में क्या हो गया, येलो बन गया। तो पीले प्रकाश को मध्यवर्ती प्रकाश मान लिया जाता है। तो मध्यवर्ती रंग क्या हो जाता है, पीले रंग। के विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, परिक्षेपण कोण ए इंटू एन भी माइनस एन आर, जिसको आप परिक्षेपण कोण कर रहे हैं, बटा, तो आप विचरण कोण लैम्डा या डेल्टा एम इक्वल टू लिखे हैं क्या, ए इंटू एन माइनस वन। तो पीले रंग के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू ए इंटू एन वाई माइनस वन। तो डेल्टा वाई लिखेंगे आप यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, ए इंटू एन वाई माइनस वन, और ये ए और ए से कट जाता है, ओमेगा इक्वल टू बचता है एन भी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस वन। ये हमारा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण परिक्षेपण क्षमता। तो आज हमने सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस श्वेत प्रकाश में उपस्थित सभी रंग प्रिज्म से निकलने के पश्चात, प्रिज्म से विचलन के पश्चात अलग अलग हो जाते हैं। रंगों के इस प्रकार के अलगाव को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और आगे विक्षेपण कोण जो होता है वो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण में जो अंतर होता है उसी को हम विक्षेपण कोण कहते हैं, जिसका मान हमने थीटा इक्वल टू ए एन भी माइनस एन आर निकाला, जहां एन भी और एन आर बैगनी और लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन है। अब आगे हमारे पास हो गया वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण परिक्षेपण क्षमता या डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म क्या होता है, उसको हम देखें कि बैगनी एवं लाल रंग के बीच के परिक्षेपण कोण तथा पीले रंग या काले मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, परिक्षेपण कोण बटे पीले रंग के लिए विचलन कोण। तो परिक्षेपण कोण को हम लिख दिए हैं ए एन भी माइनस एन आर बटा पीले रंग के लिए विचलन कोण का मान होगा ए इंटू एन वाई माइनस वन, और इसको हल करके हम ये वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए फॉर्मूला निकाले हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, या इसी को हम वर्ण विक्षेपण के रूप में देखते हैं। और इससे संबंधित एग्जाम्पल होता है कि बरसात के दिनों में जो इंद्रधनुष हमको दिखता है वो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण ही दिखता है, क्योंकि बरसात के दिनों में जब जल की बूंदें वायु में तैरती रहती हैं तो उसका शेप, उसका आकार
कुछ इस तरह का होता है। ये जल की बूंद का आकार हो गया अगर, और ये चूंकि जल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो इस बूंद के ऊपरी भाग को देखें तो ये एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, और इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और यही 7 रंग हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। तो बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का बनना जो होता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, जिसमें प्रिज्म का कार्य वर्षा की लटकती हुई बूंद करती है। तो इस तरह से हम आज वर्ण विक्षेपण को पढ़े, वर्ण विक्षेपण क्षमता को पढ़े, परिक्षेपण कोण क्या होता है उसको पढ़े, और प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विचरण कैसे होता है इसको हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके फिर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।